ओके, सो हम लोगों ने चैप्टर सेकंड स्टार्ट किया था, फोर्स। ठीक है, इसके पहले हम लोग कौन सा चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं? मोशन। सो मोशन में हम लोगों ने डिफरेंट पैरामीटर्स देखे, जैसे कि डिस्टेंस कवर किया है ना, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, है ना। उसके बाद एक्सेलरेशन, इन सब के क्वेश्चंस किए। और फिर हम लोगों ने देखा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव किया यूजिंग ग्राफ। उसके बाद क्वेश्चंस सॉल्व किए और इस तरीके से पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट की, ठीक, मोशन की। उसके बाद हम लोग स्विच किए चैप्टर सेकंड, जो कि क्या है? फोर्स है। ठीक, तो इस चैप्टर में पहला लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा कि फोर्स एज अ कॉज ऑफ मोशन। फोर्स क्या है? फोर्स एक ऐसा इफ़ेक्ट है जो किसी भी बॉडी में मोशन क्रिएट कर सकता है, ठीक है, या फिर अगर बॉडी मोशन में है तो उसको रेस्ट में ला सकता है। कहने का मतलब क्या है कि बॉडी की स्टेट को चेंज कर सकता है। अगर वो मूविंग स्टेट में है तो उसको रेस्ट में कर सकता है, या फिर अगर वो रेस्ट में है तो उसको मोशन में कर सकता है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पहले लेक्चर में देखी। ठीक है, सो अगर मैं वहीं से इस लेक्चर को शुरू करूं, ठीक है, पिछले वाले लेक्चर से जोड़ते हुए, सो सबसे पहली चीज़ देखते हैं हम लोग अनबैलेंस एंड बैलेंस फोर्स। ठीक है, फोर्स के बारे में हम लोगों ने क्या जाना कि कोई भी इफ़ेक्ट जो कि क्या कर सके, पुशिंग नेचर का हो ना, पुश क्रिएट कर सके या फिर पुल क्रिएट करे, ठीक है ना। तो कोई भी ऐसा इफ़ेक्ट, ठीक है ना, जैसे कि पुश का इफ़ेक्ट है या फिर पुलिंग का इफ़ेक्ट है, तो ये सब क्या होता है? ये सब फोर्स की कैटेगरी में आता है। जैसे कि यहाँ पर कोई ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर कोई ब्लॉक रखा हुआ है, इसको हम क्या करें? इसको हम या तो पुश करेंगे, धक्का देंगे, ठीक है, तब ये मोशन में आएगा, या तो इसको पुल करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे, तब ये मोशन में आएगा। इस तरीके से खींचेंगे, ठीक है, उसका मतलब हो गया पुल करना। और अगर हम धक्का दे रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है? पुश करना। तब ये क्या होगा? रेस्ट में था, ये मोशन में आ जाएगा। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देख रखे हैं। अभी कहाँ से शुरुआत करनी है? अनबैलेंस और बैलेंस फोर्स का कॉन्सेप्ट देखना है कि बैलेंस फोर्स क्या होता है और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। ठीक है, सो अगर इसकी एनालिसिस करें कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, तो हम लोग ये देखते हैं कि ये जो बॉडी है वो पहले रेस्ट में है, ठीक है, रुकी हुई है। पहले ये बॉडी रेस्ट में है। जब हम क्या करते हैं, इस पर थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं, थोड़ा सा धक्का देते हैं, हल्का सा, तब ये क्या होता है? तब भी ये रेस्ट में ही रहता है। ठीक है, हम अपना फोर्स थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, तब भी ये क्या रहता है? रेस्ट में ही रहता है। लेकिन जब हम अपना फोर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देते हैं, काफ़ी ज़्यादा हम धक्का लगाते हैं, तब ये मोशन में आ जाता है। ठीक है, थोड़ा सा मूव करता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे क्या आ गया? ये मोशन में आ गया। ठीक है, या अगर ज़्यादा मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा दिया जाए एक ही बार में, तब ये मोशन में आ जाएगा। लेकिन हमको एनालिसिस करना है तो हम थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे। ठीक है, जब हमने छोटा फोर्स लगाया, जब हमने थोड़ा सा बल लगाया, तो ये मूव नहीं किया। क्यों मूव नहीं किया? क्योंकि इसके और सरफेस के बीच में, इसके और सरफेस के बीच में एक फोर्स लगा। एक क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स, जिसको हम लोग फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। ठीक है, घर्षण बल हिंदी में कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घर्षण बल। तो वो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर
लग रहा था। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा कब मोशन के अपोजिट लगेगा। हम इस ब्लॉक में इस डायरेक्शन में मोशन इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स क्या है अभी उसको हम समझते हैं, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं कि ये फ्रिक्शन फोर्स क्यों लग रहा है, ठीक है। लेकिन अभी के लिए यहाँ पर देखेंगे कि ये जो सरफेस है वो क्या प्रोवाइड कर रही है, एक फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड कर रही है, जो कि हमारे द्वारा लगाए गए फोर्स को अपोज कर रहा है, ठीक है। हमारे द्वारा लगाए गए फोर्स को अपोज कर रहा है, उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। जब हम थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं तो एक सफिशिएंट अमाउंट का फ्रिक्शन फोर्स लगता है इस ब्लॉक और इस सरफेस के बीच में, जो कि हमारे द्वारा लगाए गए फोर्स को बैलेंस कर लेता है। उसी के बराबर जितना हम फोर्स लगाएंगे उतना फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा, ठीक है। जब हम अपना फोर्स बढ़ाते हैं हल्का सा तो फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसकी एक लिमिट होती है कि कुछ फिक्स सरफेस के लिए उसकी फ्रिक्शन फोर्स की एक लिमिट होती है, ठीक है। जब हम फ्रिक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे, इसको बोलते हैं म्यूएस से, ठीक है ना। फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट, कि अगर कोई बॉडी स्टैटिक पोजीशन में है तो उस पोजीशन में कितना फ्रिक्शन फोर्स उस पर लग सकता है, ठीक है, उसका ये मेजर होता है, ठीक है। इस क्वांटिटी से हम ये जान सकते हैं कि कौन से सरफेस का कितना ज़्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स मिल सकता है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट। कितना फोर्स मिल सकता है, Fs इज इक्वल टू होता है म्यू एस एम जी, ठीक है। ये सारा कॉन्सेप्ट हम लोग जब फ्रिक्शन पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो अभी के लिए यहाँ पर इतना समझना है कि जितना हम फोर्स लगाएंगे उसी के अकॉर्डिंग फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ता जाता है, ठीक है। कब तक बढ़ेगा? अपनी लिमिट तक बढ़ेगा, जितनी इसकी लिमिट है, अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक बढ़ेगा, उसी रेशियो में बढ़ेगा जिस रेशियो में अपना फोर्स बढ़ाएंगे। लेकिन क्या होगा तब जब हम इस फोर्स को और ज़्यादा मैक्सिमम कर दें और ये फ्रिक्शन फोर्स अपनी मैक्सिमम लिमिट पे पहुंच जाए, यानी कि अब उससे ज़्यादा ये ना बढ़ सके, तब क्या होगा? हमने जितना फोर्स लगाया ये अपनी मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच गया और उसको बैलेंस कर लिया, मतलब उसके बराबर हो गया। जितना हमने इस डायरेक्शन में लगाया उतना ही ये अपोजिट डायरेक्शन में लग गया फोर्स। तब क्या कहते हैं, अगर इसमें रेस्ट पे है ये ब्लॉक, अगर रेस्ट पे है, इसका मतलब है कि ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल है। जब तक ये ब्लॉक रुका हुआ होगा तब तक हमारे द्वारा लगाया गया फोर्स और इस सरफेस के कारण लगाया गया फ्रिक्शन फोर्स दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। इस सिचुएशन में ब्लॉक में कोई मोशन नहीं आई, कोई मोशन नहीं है। इसका मतलब उसकी जो पहले स्टेट थी, रेस्ट की स्टेट, उस वही स्टेट अभी भी है, ठीक है। रेस्ट की जो स्टेट थी वही स्टेट अभी भी है। इसका मतलब है कि इस पर जितने भी फोर्स लग रहे हैं वो सब आपस में क्या हैं? बैलेंस्ड हैं। आपस में क्या हैं? बैलेंस्ड हैं, ठीक है। तो बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? बैलेंस्ड फोर्स वो फोर्सेस हैं जो किसी भी बॉडी की स्टेट को चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। अगर किसी बॉडी पर लग रहे हैं तो उस बॉडी की स्टेट चेंज ना हो रही हो। जैसे कि अगर ये कोई आदमी है, इसको इधर कोई पकड़ के खींचे, ठीक है, इस तरीके से पकड़ के अपनी तरफ खींचे, और ये दूसरा आदमी है ये अपनी तरफ खींचे, ठीक है ना। अगर ये ज़्यादा फोर्स लगाए, ठीक है, अगर ये थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, अगर ये इतना बड़ा है तो ये ज़्यादा फोर्स लगाएगा, अपनी तरफ खींचेगा, तो ये पूरा का पूरा जो आदमी है वो इसकी तरफ खींच जाएगा क्योंकि इसका फोर्स ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर ये ज़्यादा फोर्स लगाए, ठीक है, अगर ये ज़्यादा फोर्स लगाए, ये छोटा हो, ये कम फोर्स लगाए, ये ज़्यादा फोर्स लगाएगा तो अब की बार ये आदमी इसकी तरफ खींच जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर दोनों बराबर फोर्स लगाते हैं, दोनों बराबर फोर्स लगाकर इसको खींचते हैं, ठीक है, ये भी F फोर्स लगाता है, ये भी F फोर्स लगाता है, ये भी F फोर्स लगाता है और ये भी F फोर्स लगाता है, ठीक है। तो क्या होगा? तो ये आदमी कहीं भी नहीं जाएगा, ना इधर ना इधर, ये अपनी ही जगह पे फिक्स रहेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जितना फोर्स इस डायरेक्शन में मिल रहा है उतना ही फोर्स इस डायरेक्शन में मिल रहा है, जो कि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बैलेंस कर ले रहे हैं, ठीक है। इसलिए ये आदमी वहीं पर है, ठीक है। तो इसकी स्टेट चेंज नहीं हुई, ये जहाँ पर था ये वहीं पर है, ठीक है, कोई भी मूवमेंट इसमें नहीं हुआ। इसलिए इन दोनों फोर्सेस को हम क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है, बैलेंस्ड फोर्स। तो बैलेंस्ड फोर्स का क्या मतलब हुआ कि ऐसे फोर्स जो किसी बॉडी पर लग करके उसकी स्टेट को चेंज ना करें, ठीक है, एक दूसरे को बैलेंस करें, उसे हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर है, जब तक इसमें
मोशन नहीं आती इस ब्लॉक में, तब तक जितना हम फोर्स लगाएंगे वो फोर्स बैलेंस हो जाएगा। किससे बैलेंस हो जाएगा? फ्रिक्शन फोर्स से। लेकिन अगर हम और ज़्यादा अमाउंट बढ़ाएं, अगर हम और ज़्यादा बल लगाएं इस बॉडी पर, ठीक है ना, अगर ये फ्रिक्शन फोर्स F हो तो F से ज़्यादा बल लगाएं हम कितना बल लगाएं? F से ज़्यादा। तब क्या होगा? तब ये बैलेंस नहीं कर पाएगा, ठीक है। हमारे द्वारा जो अप्लाई किया गया बल है वो ज़्यादा है, और ये इसकी जो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू है, मैक्सिमम जो वैल्यू, ठीक है, वो कम पड़ जा रही है, हमारा फोर्स ज़्यादा पड़ जा रहा है। तो इस ब्लॉक में अब मोशन स्टार्ट हो जाएगी। ये ब्लॉक उस डायरेक्शन में मूव करेगा जिधर फोर्स ज़्यादा लग रहा है। तो इस डायरेक्शन में फोर्स ज़्यादा होगा तो ये ब्लॉक इधर मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी ब्लॉक में हम मोशन क्रिएट करते हैं। अब ये जो मोशन क्रिएट हुई, ये जो मोशन क्रिएट हुई इस डायरेक्शन में, वो किसके कारण क्रिएट हुई? इसका कॉज क्या हुआ? इसका कॉज हुआ हमारे द्वारा लगाया गया फोर्स, हमारे कारण लगाया गया फोर्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बैलेंस फोर्स की कंडीशन है? अगर बैलेंस फोर्स की कंडीशन होती तो ये दोनों फोर्स बैलेंस होते और यहाँ पर मोशन ना होती, यानी कि ये कंडीशन बैलेंस फोर्स की नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स का मतलब जब किसी बॉडी पर 2 या 2 से ज़्यादा फोर्स लगें और उस बॉडी में कोई मोशन क्रिएट हो या उसकी स्टेट चेंज हो जाए। अगर वो मोशन में है तो रेस्ट में हो जाए, या उसकी स्टेट चेंज हो जाए और ज़्यादा मोशन में आ जाए, ठीक है, स्पीड उसकी बढ़ जाए, या कोई से भी चेंजेस हों, ठीक है। ये रेस्ट में था तो ये क्या करने लगा? मूव करने लगा, ये मूव करने लगा। अगर कोई मूविंग पार्टिकल हो, ठीक है, अगर कोई मूविंग हो तो उसकी स्पीड बढ़ जाए या फिर स्पीड कम हो जाए, कुल मिलाकर के उसकी स्टेट में चेंजिंग हो जाए, तो उसको बोलते हैं कि वो अनबैलेंस फोर्सेस के कारण हुई है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये मूव करने लगा तो किस कारण मूव करने लगा? कि यहाँ पर हमने ज़्यादा फोर्स लगाया और ये जो फ्रिक्शन फोर्स मिलना था ये कम हो गया। यहाँ पर जो कैपिटल F है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर अनबैलेंस का नेचर है। अनबैलेंस मतलब अनइक्वल फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, जिसके कारण इसमें क्या हुई? मोशन क्रिएट हुई। तो मोशन का काज क्या है? मोशन का काज है अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। मोशन का काज है अनबैलेंस फोर्स। अब इसी को स्टडी करने के लिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें तो हम अभी पढ़ रहे हैं ना, लेकिन आज से लगभग 500-600 साल पहले ही ये सारी चीज़ें जो है लोगों ने ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया था, ठीक है। गैलीलियो, ठीक है, एक फिजिसिस्ट हैं गैलीलियो का जो जन्म हुआ था वो लगभग 1564 में हुआ था, 1560 के आसपास हुआ था। अप्रॉक्स 1580 के बाद उसने, ठीक है, ये सारी चीज़ें सोचना शुरू कर दी थी। तो उसने क्या देखा था इस कॉज के बारे में कि मोशन का कॉज क्या है, ठीक है। उसने अपने क्या है ऑब्जर्वेशंस लिए, काफ़ी सारी चीज़ें देखी, करके देखी, ठीक है, स्टडी किया काफ़ी सारी इवेंट्स को, मोशन को, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स के। उसके बाद उसने अपने पॉइंट्स दिए। हम लोग गैलीलियो के बारे में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं गैलीलियो के बारे में बताऊंगा, ठीक है, कि ये इसने कौन कौन सी चीज़ें कब कब करी, ठीक है, क्या क्या करता था, क्या क्या नहीं करता था, ठीक है। इस तरीके से जितने भी चैप्टर में लोग आते जाएंगे, जैसे इस चैप्टर में गैलीलियो की इम्पॉर्टेंस है, उसने एक कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है, इनर्शिया का, जड़त्व का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। वो अभी हम लोग धीरे धीरे उसी की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, जड़त्व वाले कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं, इनर्शिया वाले कॉन्सेप्ट की तरफ, ठीक है। इसके बाद न्यूटन का कॉन्सेप्ट आएगा। तो एक एक करके जिसका कॉन्सेप्ट आएगा उसके बारे में हम लोग सेपरेट वीडियो में 5-10 मिनट की वीडियो में उस साइंटिस्ट के, उस फिजिसिस्ट के बारे में बताते रहेंगे, ठीक है। सो गैलीलियो के बारे में हम लोग जानेंगे। अभी के लिए इतना जान लें कि इसने एक इस टाइप की ऑब्जेक्ट्स की मोशन को समझा और जो उसने पॉइंट्स निकाले, ठीक है, उसने क्या क्या बताया ये हम देखेंगे। और उसके बाद क्या हुआ, वो कॉन्सेप्ट माने गए या नहीं माने गए, ठीक है, उसके आधार पे क्या क्या चीज़ें बनी। तो उसने ऐसे ही डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की मोशन को स्टडी किया। उसने बोला कि अगर कोई इंक्लाइंड प्लेन है और यहाँ से कोई बॉल हो, ठीक है, बॉल को हम छोड़ दें, रिलीज़ कर दें, तो ये क्या करती है, ये नीचे की तरफ आने लगती है, स्वतः आती है, मतलब बाई सेल्फ आती है, हमें कोई अलग से फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उस समय की बात है ये, जब न्यूटन नहीं थे, ठीक है ना, न्यूटन ने अपना नियम नहीं दिया था,
क्योंकि हम इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमें ग्रेविटेशन के बारे में जानकारी नहीं थी, हमें ग्रेविटेशन के बारे में जानकारी नहीं थी। हमें यह नहीं पता था कि ये ग्रेविटी के कारण ऐसा होता है कि ये जो बॉल है वो नीचे की तरफ आती है, ठीक है। उस टाइम जो ऑब्जर्वेशंस गैलीलियो ने ली वो क्या थी, उसने ये सोचा कि ये जो मोशन हो रही है, ठीक है, ये मोशन किस लिए हो रही है, ये मोशन इसलिए हो रही है क्योंकि इस पर कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है, कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है। तो उसने इसको बताया कि ये जो बॉल है वो नीचे की तरफ इसलिए आ रही है क्योंकि इस पर कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं है। अनबैलेंस फोर्स का मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है, जो इसमें कॉज क्रिएट कर सके, जो इसमें मोशन क्रिएट करे। जैसे कि मैं इस ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये ब्लॉक अभी क्या है, रेस्ट में है, रेस्ट में है, इसमें कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं है। लेकिन जब मैं इसको पुश करूँगा इधर काफ़ी ज़्यादा फोर्स से, तब इसमें मोशन क्रिएट होगी, तब इसमें मोशन आएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ का केस अलग है। यहाँ पर जैसे ही हम बॉल को रखेंगे वो तुरंत क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा, ठीक है। सो यहाँ पर एक अनबैलेंस फोर्स था, यहाँ पर क्या है, कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं है, ऐसा गैलीलियो ने बताया। और उसके आधार पर उसने क्या कहा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पे अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा है तो वो अपनी ही स्टेट में रहेगी, ठीक है। अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। अब इस चीज़ को और उसने क्लैरिफाई किया, ठीक है। उसके लिए उसने कुछ और बातें बताई। वो क्या थी कि उसने इस तरीके से दो इंक्लाइंड प्लेन लिए, ठीक है ना, एक इस तरीके से लिया और एक इस तरीके से प्लेन लिया। यहाँ से उसने बॉल को रिलीज़ किया, यहाँ से उसने बॉल को रिलीज़ किया, ठीक है। बॉल गई, बॉल यहाँ पर गई, ठीक है। उसके बाद ये धीरे धीरे इसकी, हम लोग जानते हैं ग्रेविटेशन का जब प्रिंसिपल पढ़ लिया तो हम लोग जानते हैं ना कि जब धीरे धीरे क्या होता है, इसकी स्पीड बढ़ने लगती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींच रही होती है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता रहता है, ठीक है। सो उस टाइम पे क्या उसने ऑब्जर्व किया कि धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ रही है। स्पीड बढ़ते बढ़ते यहाँ पर स्पीड कुछ पकड़ लेता है, ये टकराएगा और थोड़ी दूर कुछ ऊपर चढ़ेगा, कुछ ऊंचाई तक चढ़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से उसने काफ़ी सारे ऑब्जर्वेशंस लिए। उसने क्या किया कि पहले किसी एंगल पे, किसी रैंडम एंगल पे ये प्लेन ले लिया, दूसरा वाला प्लेन, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये बॉल जब नीचे गई तो कुछ हाइट तक ऊपर चढ़ी, ठीक है। उसके बाद फिर उसने ये जो इंक्लाइनेशन है, इसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, ये जो झुकाव है, इसको उसने चेंज किया, ठीक है। तो पहले तो इस तरीके से किसी रैंडम एंगल पे, लेकिन बाद में क्या किया कि जितना इंक्लाइनेशन इसका था उतने ही इंक्लाइनेशन पे उसने दूसरा प्लेन लिया, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से। तो जब उतने ही इंक्लाइनेशन पे दूसरा प्लेन लिया तो उसने देखा कि ये जो बॉल जितनी हाइट पर थी उतनी ही हाइट को इसने फिर से रिगेन किया। ये यहाँ पर आई, स्पीड बढ़ी, यहाँ से टकराई, उसके बाद ऊपर गई, उतनी ही हाइट तक चढ़ी जितनी हाइट से ये गिराई गई थी, ठीक है, मतलब कि h हाइट तक। तो ये ऑब्जर्वेशन उसने ली। उसके बाद उसने क्या किया कि इस प्लेन के इंक्लाइनेशन को, झुकाव को और कम किया, तो ये बॉल जो है वो और ज़्यादा ऊपर तक गई और उसी ऊंचाई को गेन किया, ठीक है। उसी ऊंचाई को गेन करने के लिए और ज़्यादा डिस्टेंस कवर की, ठीक है। अगर इंक्लाइनेशन बढ़ाएंगे तो उसी ऊंचाई को गेन करने के लिए जो डिस्टेंस है ये कम होगी, ठीक है। इसका मतलब वो बॉल कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रही थी, अभी और ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल की, अगर मैं इंक्लाइनेशन को और बढ़ा दूंगा तो उसी हाइट को अचीव करने के लिए इसको काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसने क्या किया कि इंक्लाइनेशन को एकदम से ख़त्म कर दिया, रिमूव कर दिया, एकदम हॉरिजॉन्टल प्लेन कर दिया। तब उसने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो बॉल है ये आती है, यहाँ पर नीचे गिरती है और ये सीधे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमेशा मूव करने लगती है, ठीक है। ये तब तक मूव करती रहेगी जब तक कि इसको वो हाइट ना मिल जाए, ठीक है। और इस तरीके से वो लगातार मूव करती रहेगी, ऐसा गैलीलियो ने बताया, ठीक है। और उसके लिए रीज़न क्या दिया, इसके लिए रीज़न ये दिया कि इस पर कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए ये बॉल उसी हाइट को अचीव करने के लिए कंटिन्यूअसली मूव करती रहेगी, ठीक है। लेकिन हम लोगों को मालूम है कि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स लगता रहता है, जो उसकी स्पीड को क्या करेगा, कम करता रहेगा। तो धीरे धीरे क्या होगी, ये बॉल जा करके एक डिस्टेंस चल करके रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी, क्योंकि इस पर कंटिन्यूसली एक अनबैलेंस फोर्स लग रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। अगर इस बॉल को हम क्या करें, इसके सरफेस को,
ठीक है, लुब्रिकेंट लगा दें, इसको एकदम स्मूथ सरफेस ले लें, इसका सरफेस एकदम स्मूथ ले लें, चिकना सरफेस ले लें, ठीक है। और जो हमारा प्लेन है इसको भी एकदम चिकना ले लें, स्मूथ ले लें, ठीक है। और इनके बीच में इस बॉल पे हम क्या लगा दें, एक लुब्रिकेंट लगा दें, ठीक है। तब अगर हम छोड़ें तब क्या होगा, तब के लिए हम देखेंगे कि ये जो बॉल है वो कंटिन्यूअसली मोशन में रहेगी, ठीक है। लेकिन फिर भी हम इस सिचुएशन को अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि थोड़ा बहुत फ्रिक्शन तब भी रह जाएगा, तो कहीं ना कहीं जाकर के ये बॉल रुक जाएगी, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर फ्रिक्शन ना हो तो ये कंटिन्यूअसली बॉल ऐसे ही मूव करती रहेगी, क्योंकि ये क्या चाहती है, उस हाइट को गेन करना चाहती है जिस हाइट से ये, ठीक है, गिराई गई थी। सो ये सारे ऑब्जर्वेशन गैलीलियो ने देखे और उसके बेसिस पे उसने ये बताया कि अगर किसी भी बॉडी में अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहे हैं, बाहर से कोई बल नहीं लगाया जा रहा है, तब तक वो अपनी ही स्टेट में रहना चाहेगी, ठीक है, तब तक वो अपनी स्टेट में बनी रहती है। यानी कि कोई भी बॉडी हो वो अपनी स्टेट में होने वाले चेंज का क्या करती है, अपोज करती है, अपने स्टेट में होने वाले चेंज का अपोज करती है। इस नेचर को बोलते हैं नेचर ऑफ इनर्शिया। इस नेचर को क्या बोलते हैं, नेचर ऑफ इनर्शिया। ये सारी बातें, ये इनर्शिया का कॉन्सेप्ट और ये सब न्यूटन ने बताया, ठीक है। न्यूटन ने गैलीलियो की इस कॉन्सेप्ट को, इस ऑब्जर्वेशन को आगे बढ़ाया, ठीक है, इसको मॉडिफाई किया और इसमें जो एक्चुअल बात थी उसको जोड़ा, ठीक है। सो ये था गैलीलियो का ऑब्जर्वेशन जो उसने कॉज ऑफ मोशन के लिए बताया कि मोशन का कॉज क्या है, ठीक है। और ये एग्जांपल्स हम लोग अपने डेली लाइफ में भी देख